This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 7, which is solution and suspension. Question number 1, define the following terms. Number 1, solute. Number 2, solvent. Number 3, solubility. Number 4, crystallization. So first of all, solute. A solute is a substance dissolved in another substance known as solvent. सॉल्यूट कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो डिज़ोल्व हो जाती है सॉल्वेंट में, मतलब कि सॉल्यूट एक स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट होती है, और अगर हम इसको किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व करना चाहें या मिक्स करना चाहें तो इजीली हो सकती है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में सब्सटेंस प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। देन सॉल्वेंट, अ सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व अ सॉल्यूट रिजल्टिंग इन अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और ये डिज़ोल्व कर लेता है सॉल्यूट को, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। अ सॉल्वेंट इज़ यूजली अ लिक्विड बट कैन ऑल्सो बी अ सॉलिड, अ गैस और अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी, या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी। किसी भी फॉर्म में हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सकता है। Then solubility. Solubility is a property referring to the ability for a given substance, the solute, to dissolve in a solvent. Solubility किसी भी substance की property होती है कि उसके पास ये ability है कि वो solvent में dissolve हो सके। जो चीज़ें solvent में dissolve हो सकती हैं it means कि वो possess करती हैं property of solubility. It is measured in terms of the maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस है और इस बैलेंस टेम्परेचर में, बैलेंस एनवायरनमेंट में अगर सॉल्वेंट डिज़ोल्व कर रहा होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। दैन लास्ट, क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स where the atoms or molecules are highly organized into a structure known as crystal. क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉलिड एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है क्रिस्टल की। क्रिस्टल्स जिस तरीके से अरेंज होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल में, इस तरीके से अगर एक दूसरी सब्सटेंस में हमारे पास प्रॉपर तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपके पास कुछ सॉल्यूशंस के नेम हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन से सॉल्यूट हैं और कौन से सॉल्वेंट हैं, मतलब कौन से ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो डिज़ोल्व हो रही हैं और कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो डिज़ोल्व कर रही हैं। सबसे पहले है सिरप। सिरप बेसिकली सॉल्वेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, बहुत सारे सॉल्यूट्स मिक्स होते हैं, जैसे कि शुगर हो गई, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, तो सिरप आपके पास सॉल्वेंट है। दैन हेज़, हेज़ मीन्स डस्ट इन एयर, तो हेज़ हमारे पास सॉल्यूट है बिकॉज डस्ट इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स आपके पास सॉल्यूट और एयर सॉल्वेंट, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट हैं और एयर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो वो हमारे पास सॉल्वेंट है और हेज़ हमारे पास सॉल्यूट है। दैन बटर, बटर हमारे पास सॉल्यूट है क्योंकि वाटर बेसिकली डिज़ोल्व होता है फ़ैट्स में, फ़ैट्स हमारे पास सॉल्वेंट हैं बटर में और वाटर हमारे पास सॉल्यूट है। दैन फॉग, फॉग हमारे पास सॉल्वेंट है। जेलीज़, वाटर एंड फ्रूट पल्प, जेलीज़ हमारे पास सॉल्वेंट हैं क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारी शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं। स्मोक, स्मोक हमारे पास सॉल्वेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं।
देन सोडियम अमेलगम। सोडियम अमेलगम में सोडियम हमारे पास सॉल्वेंट है और अमेलगम हमारे पास सॉल्यूट है। चीज़ वाटर इन फैट, ये सॉल्यूट है क्योंकि चीज़ में फैट्स सॉल्वेंट हैं और वाटर सॉल्यूट। फॉर्म वाटर इज़ सॉल्वेंट, एयर इज़ सॉल्यूट। मिस्ट वाटर इज़ सॉल्वेंट एंड पार्टिकल्स इन एयर आर सॉल्यूट्स। बेसिकली बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है, तो वाटर ज़्यादातर एक्ट कर रहा होता है एज अ सॉल्यूट एंड एज अ सॉल्वेंट, लेकिन 90% वाटर यहाँ पर एक्ट करता है सॉल्वेंट के तौर पर, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसलिए हम हमेशा इसको सॉल्वेंट के तौर पर लेते हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को? आंसर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। द solubility of a substance depends on the physical and chemical properties of that substance. Solubility किसी भी चीज़ की वो डिपेंड करती है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। In addition to this, there are few conditions which can manipulate it, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे solubility affected होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फ्यू अमंग दैम। टेम्परेचर, प्रेशर और जो बॉन्ड है और फोर्सेस हैं एटम्स के दरमियान, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज़ द सॉल्युबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूट। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट होगा? टेम्परेचर को चेंज करने के बाद इफ़ेक्ट होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो कोई भी सॉल्यूट इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। जनरली वाटर डिज़ोल्व सॉल्यूट एट 20 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर डिज़ोल्व करता है सॉल्यूट को 20 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व कम्प्लीटली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। स्पेरिंगली मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुई हों वाटर में, तो अगर हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो वो सब्सटेंसेस इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी। बट इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेम्परेचर इन्वर्सली इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की तो इन्वर्स इफ़ेक्ट होता है। मतलब यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में अगर सॉल्वेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। दैट इज़ एज द गैसेस एक्सपेंड एंड स्कैप्स फ्रॉम देयर सॉल्वेंट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो गैसेस वहाँ से रिमूव हो जाएंगी और एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी। फोर्सेस एंड बॉन्ड्स। द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड बॉन्ड्स वेरी अमंग ईच मॉलिक्यूल। हर एटम में, हर मॉलिक्यूल में, हर कंपाउंड में डिफरेंट टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और बॉन्ड्स होते हैं। कहीं पर डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और कहीं पर सिंगल। और इसी तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहीं पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और कहीं पर थोड़ी वीक होती हैं। द चांसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी बिटवीन टू अनलाइक सब्सटेंसेस आर मोर चैलेंजेबल दैन द लाइक सब्सटेंसेस। और चांसेस सॉल्युबिलिटी के दो डिफरेंट चीज़ों में, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल डिफरेंट हैं तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है और वीक होगी और कोई भी सब्सटेंस इजीली सॉल्युबल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इज़ पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वेयर अ पोलर सॉल्यूट लाइक एथेनॉल इज़ इजीली सॉल्युबल। और पोलर सॉल्यूट जैसे कि इथेनॉल इजीली सॉल्युबल होगा। और अगर यहाँ पर वाटर के साथ कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस को रखते तो उसका सॉल्युबल होना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल अनलाइक सब्सटेंस होती।
Last one is pressure. Gaseous substances are much influenced than solids and liquids by pressure. जो gaseous substances होती हैं, gaseous molecules होते हैं, वो ज़्यादा affected होते हैं pressure से as compared to solid and liquid. When the partial pressure of a gas increases, the chance of its solubility is also increased. अगर हम pressure increase कर दें gases में तो solubility का जो chance होता है वो ज़्यादा increase हो जाता है. A soda bottle is an example of where carbon dioxide is bottled under high pressure. इसकी एग्ज़ाम्पल एक सोडा बॉटल है जहाँ पर अगर हाई प्रेशर दें तो वहाँ पर सॉलिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि इन्वर्स और डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहे थे सॉलिबिलिटी पे. एक्सप्लेन वाई ए कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर बट नॉट इन पेट्रोल. B. Cold drinks are bottled under a carbon dioxide pressure greater than 1 atmosphere. C. 100 ml solution of KNO3 potassium nitrate cannot hold more than 37 gram of potassium nitrate in dissolved state. यहाँ पर कुछ reasons हैं जो हमें देने हैं. Answer. When a salt is mixed with water, the salt dissolves because the covalent bond of water are stronger than the ionic in the salt molecule. जब सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वाटर में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स इन द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स. इसी वजह से सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं ईजीली वाटर में. वाटर मॉलिक्यूल्स पुल द सोडियम एंड क्लोराइड आइंस अपार्ट ब्रेकिंग द आयनिक बॉन्ड दैट हेल्ड देम टुगेदर. और वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें पुल कर देते हैं और उसके बाद वो अपने अंदर उनको डिज़ोल्व कर लेते हैं, जबकि पेट्रोल में ऐसा नहीं होता. यही रीज़न होता है कि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट मॉलिक्यूल्स. तो सॉल्ट का जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ओवरकम कर उन फोर्सेस को और इस वजह से वो अनडिज़ोल्व रहता है पेट्रोल में एज़ कम्पेयर टू वाटर. नाउ द बी पार्ट. Cold drinks are bottled under carbon dioxide pressure greater than 1 atmosphere. The reason? Cold drink bottles contain carbon dioxide which gives them fizz when the bottle is open. If you don't maintain the pressure, the carbon dioxide comes out of the solution and escapes to the atmosphere, leaving just sugar water behind. अगर आप देखें कि जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है. जब भी हम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उसमें से एक फिज़ वाला साउंड अपीयर होता है. तो जो रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इसलिए ताकि प्रेशर मेंटेन रहे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है वो वाटर और शुगर का मिक्सचर रह जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. और ऐसा होता है अगर कोल्ड ड्रिंक्स को हम ज़्यादा देर तक ओपन रखें और उसमें से कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो जस्ट कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ऐसा होता है कि उसके अंदर हमने शुगर मिक्स कर दी हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. यही रीज़न है कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मेंटेन रखना ज़रूरी है. नाउ द नंबर थर्ड. 100 ml solution of potassium nitrate cannot hold more than 37 gram of potassium nitrate in dissolved state. Potassium nitrate solubility at room temperature 25 degrees Celsius is about 383 gram per liter. यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता दी गई है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 383 ग्राम पर लीटर उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है. इफ़ यू वांट पर 100 ml दैन 383 ग्राम पर 1000 ml. वी नो दैट. अब हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मतलब इतना इक्वल है 1 लीटर. नाउ फॉर 100 ml इट बिकम्स, तो अगर हम देखें कि 100 ml के लिए ये हो जाएगा 38.3 ग्राम पर 100 ml. नाउ वी कैन सी दैट potassium nitrate solubility in 100 ml solution is 38.3 grams. So we can say that 100 ml solution of potassium nitrate cannot hold more than 37 gram of 38.3 gram of potassium nitrate in dissolved state. यही रीज़न है कि डिज़ोल्व स्टेट में आ जाने के बाद पोटेशियम नाइट्रेट मज़ीद अपने अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो प्रेजेंट है, या स्टैंडर्ड एक
स्पेस है उससे ज़्यादा उस चीज़ को वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Calculate molarity of solution containing 16 gram glucose per 300 ml solution। यहाँ पर हमें मोलारिटी को कैलकुलेट करना है जिसमें 16 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन गिवन है और ओवरऑल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 300 ml है। तो आंसर 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हमने बना लिया डेटा कि हमारे पास क्या गिवन है 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम में मोल्स फाइंड आउट करने हैं ग्लूकोज के। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू, अब हमें मोल्स फाइंड आउट करने का यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपके पास फॉर्मूला है। मोलर मास किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मोलर मास हम फाइंड आउट करेंगे जैसे कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो मोलर मास इक्वल हो जाएगा C मतलब 12, C की जगह हमने मास लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 6 जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है C6, ये हो गया, फिर प्लस 1 क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि यहाँ पर गिवन है H12 प्लस O6, तो O का जो मास है वो है 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास हो गया C6H12O6। अब ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो मोलर मास आ गया आपके पास 180 ग्राम पर मोल। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 16 आपके पास गिवन है ग्राम में तो आपने मोल्स ऊपर लिख दिया, मतलब मास आपने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय जो मोल्स आपने फाइंड आउट किया मतलब मोलर मास जो आपने फाइंड आउट किया है, तो 16 डिवाइडेड बाय 180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपके पास आ जाएंगे 0.088 मोल। अब ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आपके पास गिवन है 300 ml। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो ये लीटर में कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा 0.3 लीटर। तो अब आप सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करके, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे यहाँ पर 0.3 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ गए 0.088, मीन्स 0.088 को डिवाइड कर देना है सिंपली 0.3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.088 डिवाइडेड बाय 0.3। इसको डिवाइड करने के बाद सिंपली आंसर निकल जाएगा जो कि हमारे पास वैल्यू होगी मोलारिटी की। फाइंड द मास ऑफ सक्रोज, molecular mass 342, required to be dissolved per 600 cm cube solution to prepare semi-molar solution। ये भी आपके पास प्रॉब्लम है। तो सर सबसे पहले हमें टर्म्स को समझना होगा। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड इन द इक्वेशन। सेमी-मोलर सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच हैज़ मोलारिटी ऑफ, सेमी-मोलर का मतलब जिसके पास हाफ मोलारिटी हो। C इज इक्वल्स टू हाफ, M इज इक्वल्स टू 0.5 मोलारिटी, मतलब 1 मोलारिटी जो आपके पास टोटल मोलारिटी होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेमी और हाफ का जिक्र है तो इट मीन्स 0.5 M। वी आर गिवन द मोलर मास ऑफ M इज इक्वल्स टू 342। हमारे पास गिवन है मोलर मास M इज इक्वल्स टू 342। लेट्स यूज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी इज़ द रेशियो बिटवीन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर यूज़ की गई है डेफिनेशन मोलारिटी की। मोलारिटी होती क्या है, ये एक रेशो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल जो वॉल्यूम होता है उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो रेशो निकलता है उस रेशो को हम कहते हैं मोलारिटी। C इज इक्वल्स टू N/V। ये आपके पास सिंपली फॉर्मूले के तौर पे दे दिया गया है। फ्रॉम हेयर वी विश टू एक्सप्रेस मोल्स N एज द रेशो ऑफ मास ऑफ सक्रोज टू इट्स मोलर मास। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय m जो है आपके पास जो स्मॉल है वो मास और डिवाइडेड बाय m आपके पास मोलर मास। देन सब्स्टिट्यूट इट बैक इनटू द इक्वेशन ऑफ मोलारिटी। अब हम इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे मोलारिटी की इक्वेशन में। C इज इक्वल्स टू N/V इज इक्वल्स टू M/V इज इक्वल्स टू M/MV।
Since we wish to find mass, let's multiply both sides of the equation by mv to obtain mass equation. अब हम दोनों साइड्स को जो इज इक्वल्स टू के आगे हैं और पीछे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे v से, ताकि हमारे पास मास के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाए. Now n is equals to m upon m. Substitute it back into the equation of molarity. अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ मोलारिटी में. Then c is equals to n upon v is equals to m upon m divided by v is equals to m upon mv. Since we wish to find mass, let's multiply both sides of the equation by mv to obtain mass equation. तो ये आपके पास हो जाएगा m is equals to cmv. Now convert volume into liters, knowing that 1 ml is equals to 1 cm cube. अब हमें कन्वर्ट करना है सिंपली वॉल्यूम को लीटर्स में. जैसे 1 ml है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है 1 cm क्यूब में, एंड 100 ml इक्वल होता है 1 लीटर के. तो यहाँ है हमारे पास 600 cm क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 ml डिवाइडेड बाय 1 cm क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 ml इज इक्वल्स टू 0.600 लीटर. ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई वैल्यू 0.600 लीटर. अब हमें जस्ट यहाँ पर वेरिएबल्स को पुट करना है m इज इक्वल्स टू सी एम वी इक्वेशन में. तो m इज इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि सेमी मोलर है तो हम यहाँ लेंगे 0.5 m मल्टीप्लाई बाय 342 जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 0.600 जो आपने ऊपर वैल्यू कन्वर्ट की है वॉल्यूम की. तो यहाँ पर हमारे पास जब इनकी कैलकुलेशन होगी तो आंसर आ जाएगा 102.6 m. ये हमारे पास आंसर है. 5.3 gram Na2CO3 was dissolved in 800 gram water. Calculate the molality of solution. यहाँ पर हमें मोलालिटी को कैलकुलेट करना है. आंसर एक्सप्लेनेशन. मोल ऑफ Na2CO3, सबसे पहले हमें मोल फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पर 5.3 जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो हमने पुट किए डिवाइडेड बाय 106. Na2CO3 का हमने जब मोलर मास निकाला तो हमें 106 मिल गए, वैल्यू मिल गई. तो हमने सिंपली डिवाइड कर दिया 5.3 को 106 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05. अब जस्ट यहाँ पर हमें मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है. मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. So molality is equals to 0.05 divided by 0.8. 0.8 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राम में वैल्यू है, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे इसको kg में. तो मोलालिटी की वैल्यू हो जाएगी मोल ऑफ सॉल्यूट 0.05 जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए हैं डिवाइडेड बाय 0.8 जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएंगे 1 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू 0.0625 मोल पर kg. ये हमारे पास मोलालिटी फाइंड आउट हो गई. इट इज़ डिसाइड टू प्रिपेयर 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. हाउ मच मास ऑफ इट मस्ट बी डिसॉल्व इन 1500 gram water. आंसर. We can calculate the mass of NaOH required to prepare desired molar solution with the help of following formula. यहाँ पर हम ये फार्मूला पुट करेंगे जिसके थ्रू हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा. यहाँ पर हमें बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है. तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला है जो सॉल्यूट या मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फ़िलहाल सॉल्यूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम सिंपली 3 जो कि हमारे पास मोलर सॉल्यूशन गिवन है, तो हम यहाँ पर 3 मोलालिटी की जगह पर 3 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने एज इट इज़ लिख दिया डिवाइडेड बाय 40 जो कि हमारे पास फॉर्मूला मास है NaOH का मल्टीप्लाई बाय 1000 जो कि हमारे पास फॉर्मूले में गिवन है डिवाइडेड बाय 1500 जो कि ओवरऑल आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है, क्वांटिटी गिवन है. तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा. मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है तो वो हमने बाहर पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 3 जो मोलालिटी है और मोलर सॉल्यूशन है उसको हमने अंदर पुट किया है 3 × 40 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 1000. तो 1000 और 1500 के जो ज़ीरोज़ हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपके पास 15 और 10 रह जाएगा यहाँ पर.
तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 40 से और देन 15 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम NaOH। बस वैल्यू आ गई सॉल्यूट की। हमने जस्ट मोलारिटी के फॉर्मूला को रीअरेंज किया है और वैल्यूज़ पुट की हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन A saturated and unsaturated solution, B solution and suspension. So first of all, saturated and unsaturated solution. A saturated solution is a solution that contains maximum amount of solute that is capable of being dissolved. Saturated solution कोई ऐसा solution होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट हो और जो डिज़ोल्व हो सकता हो, मतलब सॉल्वेंट इतना कैपेबल हो कि सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सके, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस दैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग डिज़ोल्व। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कंटेन करता है लेस दैन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना एक सॉल्यूट को रिक्वायर होता है डिज़ोल्व करने के लिए सॉल्यूट की अमाउंट, तो उससे कम अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। नंबर 1, सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स दैट आर होमोजेनस वाइल सस्पेंशंस आर मिक्सचर दैट आर हेटेरोजेनस। सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर होते हैं जो होमोजेनस होते हैं, मतलब मिक्स हो जाने के बाद हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो मिक्स होने के बाद बिल्कुल सेम हो जाते हैं। जैसा कि सॉल्वेंट होता है ऐसे ही सॉल्यूट। जबकि सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि हेट्रोजेनस होता है, जिसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर एट द आयन और मॉलिक्यूलर लेवल and cannot be seen by the naked eye, while the particles of a suspension can be seen by the naked eye. Particles जो solution के होते हैं वो ऐसे आयन और मॉलिक्यूलर लेवल पर होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जबकि जो सस्पेंशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इजीली हमें अपनी नेक्ड आई से नज़र आ जाते हैं। नंबर 3, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट on standing or by filtration, while the components of suspension separate on standing and by filtration. Components जो solution के होते हैं हम उन्हें separate out नहीं कर सकते जब उनका mixture बन जाता है, जबकि suspension में easily components separate out हो सकते हैं filtration के process से। Number 4, in a solution the substances are completely mixed together, while in suspension they are not. Solution में substances कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाती हैं, जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। नंबर 5, लाइट कैन पास थ्रू अ सॉल्यूशन बिकॉज इट इज़ यूजली ट्रांसपेरेंट। लाइट इजीली पास हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन से क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाइल अ सस्पेंशन इज़ ओपैक मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर लाइट टू पास थ्रू। जबकि सस्पेंशन में लाइट इजीली पास नहीं हो सकती क्योंकि वो ओपैक होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. Thank you so much. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.